कल गैल्वेनोमीटर का पीडीएफ हम भेजे थे, वो बहुत लंबा था, इसलिए आज उसको समझाने का हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर रफ कैलकुलेशन किया हुआ है, लेकिन परीक्षा में जिस तरह से लिखना है वो कल हम पीडीएफ पर दिए थे। इसको समझिए क्या है। यह एक नाल चुंबक है और यह अस्थाई परमानेंट मैग्नेट है। इसका जो पोल है वह बेलनाकार बना हुआ है। पोल को बेलनाकार इसलिए बना दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल हो जाए, यानी उसमें अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखें तो अधिकांश उसी से होकर के वह गुजरे। इसको कहते हैं रेडिकल होना। इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग से एक अचालक पदार्थ का एक टुकड़ा है और उसी पर आयताकार एक कुंडली बंधी हुई है। आयताकार कुंडली का एक छोर सीधे स्प्रिंग से जुटा हुआ है, जिससे हम लोग टर्मिनल T1 का काम लेते हैं, और दूसरा सीधे T2 है। यानी स्प्रिंग बिजली पहुंचाने का भी काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाने का भी काम करता है। साथ ही साथ आप स्प्रिंग को देखेंगे कि आप इसको कस दें और फिर छोड़ दें तो वह पहली अवस्था में चला आता है। तो इसी काम के लिए इसको यहाँ लगाया गया है। इस कुंडली से एक इंडिकेटर जुड़ा हुआ है जो कि स्केल पर मूव करता है। यह गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसको B से इंडिकेट किए। कुंडली से जो धारा बह रही है वह I हो गया। कुंडली की लंबाई जो है वह L हो गया। कुंडली की चौड़ाई जो है वह B हो गया। तो लंबाई गुना चौड़ाई कुंडली का क्षेत्रफल हो गया, और टोटल कुंडली में टर्न्स की संख्या, फेरों की संख्या N है। तो इसका थ्योरी जो हम पहले पढ़ाए थे कि किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, किसी आयताकार कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वह एक टॉर्क अनुभव करता है। वह टॉर्क यानी बल का आघूर्ण पर अनुभव करता है। टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यहाँ पर 90 डिग्री है, यह इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमारा हुआ टाउ इज इक्वल टू NIAB, यह बल का आघूर्ण है। यह कॉइल को मूव कराना चाहता है, तो कॉइल मूव कर गया। अब कॉइल जब मूव कर गया तो उसके साथ कौन जुटा हुआ है? स्प्रिंग जुटा हुआ है। तो स्प्रिंग भी कसाया। तो 11th क्लास में ये जो ऐंठन हुआ उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स जमा हुआ, किसी चीज को ऐंठते हैं और छोड़ते हैं तो फिर सीधा होने लगता है, इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो यह भी एक मूव करता है, इसलिए टाउ डैश ये भी एक टॉर्क ही है, इज इक्वल टू K फाई, जहां फाई जो है वह कितने एंगल से ट्विस्ट हुआ वह लिखा हुआ है। यह मान लो कि यहाँ पर यह अस्थिर हो गया। अस्थिर हो गया तो इसका टॉर्क और कॉइल का टॉर्क, यानी स्प्रिंग का टॉर्क और कॉइल का टॉर्क इक्वल हो गया, यानी साम्यावस्था में आ गया। तो टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश। तो NIAB इज इक्वल टू K फाई, यानी अब I का वैल्यू अगर इससे हम निकालें तो K फाई बाय NAB हो गया। K बाय NAB सब कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट। K को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, यह आपको 11th में ही पढ़ना था। अब K बाय NAB सब कांस्टेंट हो गया, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, यानी I कांस्टेंट इनटू फाई, यानी I प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी जितना अधिक करंट बहेगा उतना ज्यादा उसमें विक्षेप होगा। और इस तरह से हम लोग ये जैसे यहाँ इसका बीच में 0 रहता है, बाईं ओर तो बाईं ओर और दाईं ओर है तो दाईं ओर, ये डिपेंड करता है कि करंट किधर से किधर बहता है। पॉजिटिव से निगेटिव अगर इधर बह रहा है तो एक तरफ विक्षेप, फिर निगेटिव से पॉजिटिव अगर बैटरी को चेंज कर दें तो उसका डिफ्लेक्शन दूसरी ओर हो जाता है। यह थोड़े से भी करंट को मेजर कर सकता है
और उसकी उपस्थिति को बता सकता है। आमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ये सभी इसी में परिवर्तन करके बनाया जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर को इन सबों का जन्मदाता भी कहते हैं। हो गया।